हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो मेटल नॉन मेटल का पार्ट 2 है। तो अभी जो हम किए थे पार्ट 1 कर चुके थे, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज जो करने वाले हैं वो पार्ट 2 रहेगा और साथ में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ तक तो ये हो चुका था। लास्ट वाला पार्ट हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए थे। अब शुरू करते हैं जरा से। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन, ये आयोनिक कंपाउंड बनाता है, दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। कभी भी अगर मेटल और नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो जो आंसर होने वाला है, वो जो रिजल्ट आएगा, वो कैसा कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के साथ, ठीक है। शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम का अगर हम चेक करें तो ये 20 नंबर पे आता है, तो आखिरी में ये हो गया 2। अच्छा, पहले तो मेटल देख लीजिए। जो भी मेटल होता है, मेटल के आखिरी में जो लास्ट शेल में होंगे, उनको उनमें 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और नॉन मेटल के अंदर 4 5 6 या फिर 7। कभी भी ये लोग ये चाहता है या तो गेन करके या फिर लूज करके क्या कर ले, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करे। तो कैल्शियम का 20, ये लास्ट में 2 है। ऑक्सीजन का 6, तो आखिरी में, तो सॉरी, ऑक्सीजन का 8 है, तो आखिरी में कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए, दैट इज आर्गन, जो कि 18 नंबर पे आता है, उसको अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को इसको लूज करना पड़ेगा, तभी ये 2 प्लस चार्ज बना सकता है। कभी भी लॉस होता है तो प्लस चार्ज बनता है, और कभी भी गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज बनता है। तो ऑक्सीजन नियॉन का नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए, दैट इज 10 करने के लिए, ये 8 होता है, इसको 2 और चाहिए होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 माइनस चार्ज बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से, 1 मिनट, ध्यान से देखिएगा इसके आगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, अगर इसका ये बनाने के लिए आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो दोनों को अलग अलग से दिखाते हैं। तो कैल्शियम हमेशा आखिरी शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिर्फ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इसका 2 है और ऑक्सीजन का 6 है, तो एक एक, और कैल्शियम अपना 2 दे देगा। 2 देगा तो 2 प्लस चार्ज बनाएगा, ये 2 माइनस चार्ज बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से अगला है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na आता है 11 पे, तो आखिरी में 1 है इसका, और इसके आखिरी में 7 है। इसको नोबल गैस अटेन करने के लिए इसको एक लूज करना होगा और इसको एक चाहिए होगा, तो ये एक ट्रांसफर करा देता है। और वहां पे जब ट्रांसफर होता है तो ये सिंगल प्लस चार्ज, जब भी जिससे भी निकलेगा उसमें प्लस चार्ज बनेगा, और जो गेन करेगा उसमें नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आगे Na प्लस एंड Cl माइनस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, सोडियम क्लोराइड डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। क्यों नहीं मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, बट एज अ कम्बिनेशन ऑफ द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, बिकॉज इट फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब अगला देख रहे हैं, इसी में मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर फॉर्मेशन हम ध्यान से देखेंगे, तो मैग्नीशियम टोटल 12 नंबर पे मैग्नीशियम आ रहा है 12 पे, 12 यानी कि आखिरी में इसके 2 और इसके आखिरी में 1। तो ये तो दो लॉस करेगा, इसको एक चाहिए होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, एक ये इसको यहाँ से देगा और ये दूसरे क्लोरीन को देगा। ये क्लोरीन टोटल इनके साथ मिलकर के 8 बनाएगा। ये यहाँ पे भी क्लोरीन ये लेकर के ये लेकर के 8 बनाएगा, यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है।
अब ये 2 लूज किया है तो 2 प्लस चार्ज बनाएगा और साथ में इस पे सिंगल सिंगल माइनस माइनस चार्जेस बनेंगे। जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनेगा, MgCl2। ठीक है, आगे बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज हैं क्या होगा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड का, वो देखते हैं। सबसे पहला, दे आर हार्ड सॉलिड कंपाउंड। क्यों क्यों होते हैं हार्ड, रीजन, ये रीजन में पूछ सकता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ब्रिटल इन नेचर होते हैं, टूट जाते हैं, दैट इज ब्रेक्स इनटू पीसेस इफ अ प्रेशर इज अप्लाइड। आगे, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई था। क्यों होता है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, आगे, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो जनरली सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, केरोसिन में इनसॉल्युबल, पेट्रोल में और अल्कोहल में। ठीक है, आगे, इन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री मोबाइल आयंस का होना जरूरी है। क्या है, फ्री आयंस। फ्री आयंस कहने का मतलब मोबाइल आयंस, इनका होना बहुत जरूरी है। तो क्यों नहीं यहाँ पे कंडक्ट करता है, बिकॉज आयंस कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अभी, क्योंकि ये मॉल्टन स्टेट में है नहीं, फ्री मोबाइल आयंस है नहीं, जिसके वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, कुछ छूटा तो नहीं है इधर, हाँ ठीक है। एक चीज ध्यान में दीजिएगा, पता नहीं यहाँ पे नहीं है शायद, वो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। दे आर soluble in water but insoluble in solvents like kerosene, petrol and alcohol। इनमें ये insoluble होता है। आगे, इन मॉल्टन स्टेट में हीट एनर्जी जो रहता है वीक कर देता है इन्हीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और आयंस जो है मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, जिसके वजह से मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। आगे, इन एक्वा सॉल्यूशन दैट इज वाटर में इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन आयोनिक कंपाउंड का पानी में, उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड दैट इज वाटर वीकेंड्स द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। ठीक, आगे हम बढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। ध्यान से अब देखिएगा, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एकदम बनते ही बनते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आते हैं। तो इसमें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से छोड़ दीजिएगा, खाली इसको 3 कर लीजिए, इसको आप याद रख लीजिएगा 535 से 535। तो मिनरल क्या होता है, मिनरल क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। आगे, ओर्स क्या होते हैं, वो मिनरल जिसमें कि वेरी हाई परसेंटेज ऑफ किसी पर्टिकुलर मेटल का हो, और मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर्स। वैसा मिनरल जिसमें कि कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल बहुत ही हाई परसेंटेज में हो, ठीक है, और उनको बहुत ही प्रॉफिटेबली यानी कि अच्छे तरीके से उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब अलग अलग जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में है, उनको एक्सट्रैक्ट करने का अलग अलग मेथड है, उसको देखते हैं जरा सा। सबसे पहला तो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज जो है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए ये फ्री स्टेट में फ्री मेटल की तरह नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे जिंक, आयरन और लेड, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। तो पूछेगा अगर आपसे कि किसके किसके फॉर्म में होता है, तो आपको याद रखना है कॉस के फॉर्म में, कॉस दैट इज कार्बोनेट्स के फॉर्म में,
हाँ, ऑक्साइड्स के फॉर्म में और सल्फाइड्स के फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है एक बार कि जो आयरन है, आयरन किसके किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ के क्रस्ट में। तो आपको क्या क्या लिखना है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बॉटम है ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज लो इन एक्टिविटी सीरीज, इनका क्या है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये फ्री स्टेट में मिलते हैं एज अ फ्री मेटल्स, एज वेल एज सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल। सबसे पहले तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे उनको हम। जो मिडिल रहता है, अभी हम बताए किस में फॉर्म में रहेगा, वो रहेगा कॉस के फॉर्म में, दैट इज कार्बोनेट, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स के फॉर्म में। ठीक है, नेचर में अगर सल्फाइड ऑक्साइड वाला है तो इजीली ऑक्साइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में है उनको पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑक्साइड वाला तो ऑलरेडी ऑक्साइड में है ही, पर इन दोनों को पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, बिकॉज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। तो अब ध्यान से एक चीज याद रखिए, सी से कैल्सिनेशन और सी से कार्बोनेट। तो जो कार्बोनेट का ओर है उसको ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शिनेशन का प्रोसेस करते हैं, और जो बच गया सल्फाइड का उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग होता है। तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर में सल्फाइड ओर को हीट करते हैं। ठीक, जैसे ये रहा जिंक सल्फाइड, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया इसको, जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बना। अब इससे इजीली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और SO2 बना। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये SO2 और SO3 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आगे। तो कैल्शिनेशन में ये जो कार्बोनेट ओर है, एब्सेंस ऑफ एयर या फिर एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर या वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, चलिए, तो एब्सेंस ऑफ एयर में क्या है, वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कार्बोनेट का ओर है, हीट किया, जिंक ऑक्साइड बना। अब जो मेटल ऑक्साइड है, इट इज रिड्यूस्ड, दैट इज इसमें से ऑक्सीजन हटाया जाता है, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, कार्बन, दैट इज कोक। ठीक है, अब कोक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, हटाना शुरू करेगा यहाँ पर से कार्बन, हटा दिया जिंक ऑक्साइड और कार्बन, तो यहाँ जिंक अलग हो गया और कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला काम था बस कहां पर, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम बढ़ रहे हैं टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, अच्छा यहाँ पे लो वाला नहीं है क्या, यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले लो ऑफ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद जाते हैं इसमें। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, extracting metals low in the low in activity series। ध्यान से देखिएगा, जो लो है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो इनका जो सल्फाइड्स रहता है, इनका सल्फाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में। तो सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने का भी तो प्रोसेस अभी देखे ना, उसको क्या कहते हैं, सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में पहले कन्वर्ट किया जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है कौन सा, रोस्टिंग। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, और पीछे जो हम कर रहे थे वो रिड्यूसिंग एजेंट वहां पे यूज कर रहे थे, कोक का यूज तो कर रहे थे वहां पे, लेकिन यहाँ जो ऑक्साइड्स रहता है, इससे ऑक्साइड्स को से मेटल बनता है विदाउट
विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, सिनेबार, ये सिनेबार है क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड है, HgS। ये क्या है? इसको हम मर्क्यूरिक 2 सल्फाइड भी बोलते हैं। ठीक है, मर्क्यूरिक 2 सल्फाइड। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, ये जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है इसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं और इसको हम हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी बैलेंसिंग वगैरह देख लीजिए, यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो इधर भी 2 आ जाएगा, बाकी 2 2 यहाँ 3 लगाते हैं और यहाँ 2 लगाते हैं, हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये जो आया है इसको फर्दर हम हीट करेंगे, ये जो 2HgO आया है इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, Hg में और साथ में O2 में। ठीक है, बन गया। एक और देखते हैं इसका, अब याद रखिएगा सिनेबार कहते हैं। ठीक है, मरकरी के सल्फाइड को क्या कहते हैं? सिनेबार कहते हैं, उसी से मरकरी ऑब्टेन होता है। ये लो इन दी एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, आगे कॉपर सल्फाइड Cu2S। सबसे पहला इस कॉपर सल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये क्या बनेगा? अरे एक मिनट, ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी बैलेंसिंग वगैरह 2 2 3 और 2। ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। अब फर्दर इस कॉपर ऑक्साइड को ध्यान से समझिएगा, यहां से जो रिमेनिंग रहता है, रिमेनिंग मिक्सचर जो रहता है, तो इस वाले हिस्से में पूरे तरीके से ये कन्वर्ट नहीं रहता है, इसमें जो अभी भी रिमेनिंग मिक्सचर में रिमेनिंग ये मिक्सचर है कॉपर सल्फाइड, तो ये जो रिमेनिंग मिक्सचर रहता है अभी इसमें कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड भी रहता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड फर्दर और उसको अगर हम हीट कर दें, ठीक है, तो ये तो है ही, दोनों दोनों को जो आया है उसको दोबारा से अगर हीट कर दें तो अब ये टूट करके कॉपर में और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बात? हाँ, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, आगे ये हो गया, बाकी यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे 6 लग जाएगा, 2 to 4 2 to 4 to 6, एक हो गया इधर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस पे क्वेश्चन आया था कि क्या है और मरकरी का, जिसको कि जिससे कि हमको मिला था ये प्योर मरकरी निकल रहा था, वो सिनेबार था HgS। ठीक है ना, और उनका केमिकल इक्वेशन, कंडीशंस क्या क्या जरूरी है, सब कुछ लिखने को कहा है, तो ये पूरा एकदम अच्छे से ये एक्सट्रैक्टिंग मेटल का और दोनों का कर लेना है, लेकिन ये मरकरी वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ रहे हैं, टॉप ऑफ द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है उनमें क्या हो। टॉप, तो टॉप वाले जो है उनका ऑक्सीजन के साथ जो है ना एफिनिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन से लगाव बहुत ज्यादा है उनका, तो इसीलिए कार्बन इनको रिड्यूस कर नहीं सकता, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर। अब क्वेश्चन पूछेगा व्हाई, तो लिखना है बिकॉज these metals are very reactive, these metals are very reactive and have more likeliness, that is affinity for oxygen than carbon. such metals are obtained, अब कैसे करके तब इनको रिफाइन किया जाए या निकाला जाए उससे, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। प्रोसेस का क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा अगर ना, मोस्ट कॉमन मेथड
मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये जो मेथड का नाम है ना मोस्ट कॉमन, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नाम है रिडक्शन विद कार्बन, कार्बन की मदद से रिडक्शन विथ कार्बन, ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे। तो रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Na, Ca और Mg दैट इज सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है मोल्टन क्लोराइड से, ठीक है। पर जो एल्यूमिनियम है इनका, इसका जो है ऑक्साइड से होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मोल्टेन NaCl को, मोल्टेन, अच्छा है तो यहाँ पे लिखा हुआ मोल्टेन NaCl से इलेक्ट्रिक करंट पास करा है, ये कैटायंस दैट इज Na प्लस में टूटेगा, इट इज कैटायन Na प्लस, और Cl2 माइनस दैट इज Cl माइनस, अभी लिखते हैं इसको। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, इसको अलग से लिख देते हैं। यहां हम ले रहे हैं NaCl दैट इज मोल्टेन, इसको किया क्या इलेक्ट्रिक करंट से, तो ये हो गया Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या है? कैटायन है, और ये क्या है? एनायन है, ठीक है बात यहाँ पे। आगे देखिए कैथोड पे क्या हो रहा होगा। कैथोड पे ये 2 बस हम लगा दिए हैं, ऐसे तो एक अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर ये करता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो नॉर्मल बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। यहां पर से अगर हम यहाँ 2 है इसलिए इधर इधर 2 लगाए हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बस इसमें एडिशन हो जाएगा, गेन कर लिया तो माइनस चार्ज, लॉस किया तो प्लस चार्ज, ठीक है बात। आगे अब हम आ रहे हैं कि ये जो ऑब्टेन हुआ ये पूरा भी प्योर है नहीं, कार्बन रिडक्शन से जो हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हुआ है, ये प्योर पूरा प्योर नहीं है। अब हम रिफाइन करना शुरू करेंगे, उधर बस मेटल ऑब्टेन किया था, मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर कार्बन रिडक्शन दैट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड सोर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इट इज नॉट वेरी प्योर, ये दोनों मेथड जो है पूरा प्योर, जो मतलब ऑब्टेन हुआ है मेटल वो पूरा प्योर नहीं है। मोस्ट कॉमन मेथड जो है इनका ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन था, ये रिफाइनिंग है। अब इसका जो है एनोड पे प्योर कॉपर डिजॉल्व होता है। अच्छा एक काम कीजिए, इसका हम बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक refining of copper using CuSO4। 1 मिनट रुकिएगा, जरा वॉइस चेक कर लेते हैं, वॉइस ठीक है? हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यूजिंग CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बता रहे हैं एकदम अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। यहां पे 2 रॉड हम ले रहे हैं, हाँ ये वाला रॉड है एनोड, ठीक है, ये वाला हो गया कैथोड, ठीक है। बाकी इसको जो कनेक्ट करने का है कनेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यह जो कॉपर के पास है, कॉपर के पास क्या होगा, तो कॉपर के पास थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर होगा, सॉरी कैथोड के पास, कैथोड पर क्या रहेगा, थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर, ठीक है। और एनोड के पास इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर होगा, ये इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर, ठीक है। जैसे ही करंट इसमें पास करेंगे हम, अच्छा ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन कैसा है,
ये जो पूरा सॉल्यूशन है अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, तो यहां पर से क्या होगा, कॉपर झड़ना शुरू होगा, ठीक है, और इधर आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बात। अब प्योर कॉपर जो है मेटल फ्रॉम आयन ऑफ एनोड, एनोड से निकल करके सॉल्यूशन में जाता है और उतना ही प्योर कॉपर कहाँ पे जाएगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो अब एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे हो क्या रहा होगा, ये चीज पूछता है कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, और नीचे में कुछ कुछ जो है बच जाता है, इसका नाम होता है एनोड मड, दैट इज इम्प्योरिटीज। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होते हैं, impurities that is they are insoluble, इनका नाम क्या पड़ता है, एनोड मड बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है, एसिडिफाइड मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल इधर रहता है और सॉल्युबल जो है सॉल्यूशन में रहता है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहाँ पे रहेगा, soluble impurities remain in the solution, remain in the solution, ठीक है। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, तो एनोड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, एनोड पे प्योर कॉपर डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन और कैथोड पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिट्स एट कैथोड। तो प्योर इक्विवेलेंट अमाउंट निकल करके कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, ठीक है। बाकी ये उसका डायग्राम जरा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा और है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पर से उसको जरा सा देखिएगा, कुछ कुछ पार्ट छूट गया है, उसको थोड़ा ऐड ऑन कर लेना है इसमें, कि कुछ डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये वाला है, दैट इज थर्मिट रिएक्शन है, जिसको वेल्डिंग हम कहते हैं, आएंगे उसके ऊपर अभी हम। तो ये पहला कि Fe2O3 प्लस 2Al, ये क्या मिलेगा, Al2O3 साथ में Fe, 2Fe लिक्विड और साथ में हीट। ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और आपको ये याद करना है, एकदम अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा कि आप दो, क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा दो स्टेटमेंट आप लिख करके दो एग्जांपल दे करके बताइए। तो दो एग्जांपल यही है, एक है MnO2 साथ में Al, दैट इज सॉलिड, ये भी वैसे सॉलिड ही है, Mn एक्सट्रैक्ट हो रहा है, Al2O3 सॉलिड के फॉर्म में। एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट, एल्यूमिनियम Mn साथ में Al2O3 और हीट, ये भी सॉलिड में है, ये रहेगा लिक्विड में, मैंगनीज है ये, ठीक है। ये सॉलिड में ये तो आयरन है ना, तो आयरन का तो कॉज से हम, मतलब इसका जो ऑक्साइड्स होता है कैसा रहता है कार्बोनेट्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इनका हम एल्यूमिनियम से कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है बात, यहाँ पर से आयरन अलग हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं, कोरोजन, जो अगला टॉपिक है वो कोरोजन है। कोरोजन होता है क्या, जब भी मेटल के आसपास से कुछ मॉइस्चर, एसिड या वाटर वेपर, इनका कंटेंट रहता है और इनसे अगर उन पे अटैक हो जाए तो उनको हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। और अब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन किस तरह से,
तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये जो है ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये क्या है? ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ना कलर कैसा रहता है? रेडिश ब्राउन रहता है। इसको ब्राउन फ्लेकी भी कहते हैं, ब्राउन फ्लेकी, ब्राउन फ्लेकी, FLAKY, FLAKY, ठीक है। आगे टार्निशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर जो रहता है शुरू में कैसा रहता है? कॉपर कैसा? अच्छा, एक मिनट, इसका कंडीशंस नेसेसरी अगर हम बताएं कोरोजन का या रस्टिंग के लिए कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी? The conditions necessary for rusting are: 1. Water, 2. Oxygen, that is moisture. समझ में आ गया? मॉइस्चर और मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर और मॉइस्ट एयर। ध्यान दीजिएगा अगला, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर पे जब ऑक्सीजन या वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब अटैक हो जाता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आगे है ये, आगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। पहला कैसा रहता था? पहला रहता था रेडिश ब्राउन टाइप, अब कलर कैसा हो जा रहा है? ग्रीन कलर हो जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बेस्ट एग्जांपल है, जब बना था ये ना तो कॉपर से ही बना हुआ था, तो उस समय ये ब्राउन कलर का था, पर अभी ये ऐसा कलर ग्रीन हो गया है। आगे चलते, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की वजह से, that is sulfur in the air, that is sulfur in the air, तो ये हो जाता है सिल्वर सल्फाइड बनता है, ब्लैक कलर हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है कलर, ठीक है। अब ये जो कोरोजन है, कोरोजन किसका एग्जांपल है? कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये देख लीजिएगा एक बार, रिएक्शन Cu + H2O + CO2 गिव्स राइज टू CuCO3 और COOH। ये कहाँ का है? ये यहाँ पर का है, ठीक है, कॉपर का। क्लियर है? कॉपर के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, दैट इज ग्रीन, ठीक है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। इसको क्या है? ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये आज का लेक्चर थोड़ा जो है लंबा हो जाएगा, क्योंकि करना तो है ही, इसका क्वेश्चंस भी तो करने हैं अभी, अब थोड़ा सा और पढ़ने के लिए है। चलिए, प्रिवेंट कैसे करेंगे? सबसे पहला पेंट करते हैं या ऑयल कर दें, ग्रीस कर दें, या गैल्वेनाइज करें या एनोडाइजिंग करें। बाकी पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग आपको पता ही है। गैल्वेनाइजेशन देखिए, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? स्टील और आयरन को कोट कर दिया जाता है थिन लेयर ऑफ जिंक से। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से होता है और ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को चेंज नहीं करता है। आगे हम बढ़ रहे हैं एनोडाइजिंग में। व्हाट इज एनोडाइजिंग? तो एनोडाइजिंग क्या है? ये प्रोसेस है फॉर्मिंग किसका? थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। और ये जो एल्यूमिनियम, ये जो लेयर हुआ, ये लेयर प्रोटेक्ट करता है किससे? एल्यूमिनियम को कोरोजन से। दिस एल्यूमिनियम दैट इज बेसिक, दैट इज ऑक्साइड लेयर ऑल्सो गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स अट्रैक्टिव लुक। ये जो ऑक्साइड लेयर है उसको अट्रैक्टिव लुक भी देता है। फिर एलॉय में आते हैं। एलॉय क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, सब जगह यूनिफॉर्म रहेगा। होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा मेटल का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं? इसको मेल्ट करते हैं, प्राइमरी मेटल को। दूसरा, डिसॉल्व करते हैं दूसरे मेटल को उसी फिक्स प्रोपोर्शन में। थर्ड, उसको कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ये बात ध्यान में आपको रखना है कि जो प्रॉपर्टी होता है एलॉय का, ये डिफरेंट होता है। जिस मेटल से बना हुआ है ना, उससे अलग रहता है। प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच हो जाता है इजीली, पर जब हॉट आयरन में, बहुत हॉट प्योर आयरन में कार्बन मिला दिया जाए 0.5%, तो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आयरन कार्बन एलॉय बनता है, ठीक है। सेकेंड, स्टेनलेस स्टील में स्टेनलेस स्टील क्या क्या है? एलॉय ऑफ आयरन एंड कॉपर, ठीक है। एमलगम, एमलगम क्या? मरकरी के साथ कुछ भी रहेगा वो एमलगम बनाएगा। ब्रास का क्या रहेगा? अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर को कहते हैं ब्रास, ठीक है। आगे ब्रॉन्ज का बात करें तो अलॉय ऑफ कॉपर एंड
टिन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉपर होता है बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पर ये ब्रास और ब्रॉन्ज जो होता है ना, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे सोल्डर, दैट इज टिन और लेड का। ठीक है, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, पर ये जो सोल्डर है इससे बना हुआ है, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज मेल्ट्स वेरी इजीली। फिर आखिरी टॉपिक आज का है वो है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 और एल्यूमिनियम लेते हैं। अभी तो पता है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, तो एल्यूमिनियम क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है आयरन से रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन अलग हो जाएगा। ये जो अबव रिएक्शन है बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हीट गिवन आउट जो रहता है ऐसा इतना ज़्यादा होता है हीट कि वो मेटल को मेल्ट कर देता है। ठीक है, मोल्टन स्टेट में। और ये मोल्टन स्टेट को यूज किया जाता है कहाँ, रेलवे ट्रैक, अगर मान लीजिए कि ये पटरी है, यहाँ पे कहीं पे क्रैक आ गया उनमें, तो उसमें भरने के लिए इसका यूज किया जाता है, और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स में। और ये जो रिएक्शन है इसी का नाम क्या है, थर्मिट रिएक्शन या वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे खत्म होता है। अब इस पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं इसके। ठीक है, जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा बस उसी को हम देखते हैं। ठीक ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी तो छोड़ेंगे, वो ध्यान में रखिएगा जरा। ये उस दिन का कुछ क्वेश्चंस है, इसी के बाद अब कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो गया है। 1 मिनट, यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन के से एक क्वेश्चन था, तो उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो करते हैं क्या है कि एक एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट है। क्वेश्चन इस तरह से, बस हम समझा करके उसको लिख रहे हैं। एलिमेंट है एक, वो उनका उसका एटॉमिक नंबर 20 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 20 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। अब 20 पे है तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कैल्शियम होता है 20 पर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका लिखें तो 2 8 2 10 8 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। ये क्वेश्चन था। उसके बाद बोला था कि स्टेट वेदर दिस एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो आपको हम बता दिए हैं कि मेटल में आज कलर कोडिंग का ध्यान नहीं रखा जाएगा। मेटल में आपको बता दिए हैं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, और नॉन मेटल में 4 5 6 या 7 आखिरी शेल में। तो यहाँ 2 है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ मेटल। ठीक, आगे व्हाट इज इट्स वैलेंसी, तो वैलेंसी कितना है इसका, तो +2 वैलेंसी, दैट इज +2। नेक्स्ट, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच दिस एलिमेंट फॉर्म विथ क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ ये जो बनाता है उसका नाम भी लिखना है और फॉर्मूला भी लिखना है। तो कैल्शियम और साथ में क्लोरीन, तो इसका 2+ और इसका सिंगल माइनस, तो ये क्या बनाएगा, CaCl2। तो अब क्या बोला था, नाम पूछा था, तो नाम लिखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और इसका क्या कहा, फॉर्मूला लिखने के लिए। तो ये रहा फॉर्मूला, कैसे करके, तो इधर इधर क्रिस क्रॉस जाता है। ठीक है, चलिए 10th नंबर, आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन, इसको आप कर लीजिएगा, रोस्टिंग है कैल्शिनेशन। ये तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के लिए भी कर रहे थे हम। उसमें कैल्शिनेशन में कार्बोनेट और लिमिटेड सप्लाई, हाँ, रोस्टिंग सल्फाइड और इन दी एक्सेस ऑफ एयर, है कि नहीं, पर ये एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, चलिए बाकी एक एक रिएक्शन लिख दीजिएगा जो उधर बताए हुए हैं। एक क्वेश्चन यही था कि नेम द ओर ऑफ द मरकरी, तो ओर ऑफ मरकरी जिससे वो बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं नेम द ओर ऑफ मरकरी।
ये पूरा एकदम पार्ट कर लेना। इसका क्वेश्चन था नेम द ओर ऑफ मरकरी और उसका फॉर्म बताना है इन विच इट इज फाउंड इन नेचर। तो नेचर में किस फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। तो ये नेचर में किसके किसके फॉर्म में रहता है मरकरी का, बताइए। ये क्वेश्चन इसका ये भी आप बताइएगा इसको कि फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर, फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर, ठीक है। आगे इसी में और क्वेश्चन क्या था कि केमिकल इक्वेशंस लिखिए अलोंग विद द कंडीशंस जो कि नेसेसरी हैं फॉर द फॉर्मेशन, ठीक है, या एक्सट्रैक्शन ऑफ द मरकरी। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मेथड वो बता चुके हैं, रिडक्शन ऑफ या कार्बन, रिडक्शन विद कार्बन। याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मोस्ट कॉमन नहीं है, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन सिर्फ टॉप ऑफ द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी है उनके लिए यूज करते थे, ठीक है। क्वेश्चन है कि जो मेटल रहते हैं हाई अप इन दी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, दे आर नॉट रिड्यूस्ड, ठीक है, या दे आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ दीज ऑक्साइड्स बाय कार्बन। कार्बन को यूज करके नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनमें एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दैट इज लाइकनेस टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज मोर एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। और कार्बन उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि इनको हटा पाता है, ठीक है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स, ठीक। तो इसीलिए मोर पावरफुल प्रोसेस का यूज करते हैं और वो प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नाम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट वाला 2 पार्ट तो बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। हाँ, इसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस है उसको लिख देते हैं, उसको आपको कर लेना है। हाँ 30 नंबर, डिफाइन कोरोजन। कोरोजन क्या होता है ये करना है। 14 कि कोरोजन आयरन का क्या कहलाता है? आयरन का जो कोरोजन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रस्टिंग। सिमिलरली सिल्वर का क्या कहते हैं, फिर कॉपर का क्या कहते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सिल्वर ये कोरोड हो चुका है या आयरन कोरोड हो चुका है या फिर कॉपर कोरोड हो गया है। और साथ में प्रिवेंशन भी, कि कैसे करके प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन कर सकते हैं हम, ठीक है। बस इतना ही है। और आप बाकी जितना ये नोट्स हम दिए हैं इसमें सारे को अच्छे से बस पढ़ना है आपको, और इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन इससे बाहर रहेगा नहीं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर हम देखते हैं उसको और आगे लाते रहेंगे वीडियोस। तो अभी जो है मेटल नॉन मेटल कंप्लीट हो चुका है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा मैथ्स में। अगले वीडियो में जो हम पढ़ रहे होंगे वो मैथ्स का। अभी मैथ्स का हम कर चुके हैं, क्या क्या कर लिए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो चुका है, पॉलिनोमियल भी हो चुका है, ये भी हो गया है, प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो चुका है। अगर देखा नहीं है आप लोगों ने तो जाकर के पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये 5 चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और एक इरेशनैलिटी का प्रूफ ये भी हो चुका है, ठीक है। तो अब अगला जो वीडियो होगा वो आने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा। चलिए, थैंक यू।